एसएससी सीजीएल 2013 री एग्जामिनेशन जो हुआ था पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का सॉल्यूशन है। ये हमारे कोर्सेज़ हैं, सभी की डिटेल लिखी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द इंक्रीजिंग डिमांड टू स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स इज एसोसिएटेड टू, छोटे स्वचालित वाहनों की बढ़ती हुई मांग का संबंध। देखो यहाँ पर बात हो रही है छोटे ऑटोमोबाइल्स की, और छोटे ऑटोमोबाइल्स या छोटे कोई भी इंडस्ट्री होती है या लोगों की समझ होती है या लोगों के टेस्ट होते हैं या लोगों का ट्रेडिशन होता है, वो एक लॉन्ग टाइम बाद चेंज होता है। या तो वो चेंज होता है, बढ़ता है, या फिर क्या होता है, घटता है। तो ये कैसे ट्रेंड होते हैं? ये सेकुलर ट्रेंड होते हैं। सीजनल में क्या होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे कि गर्मी में क्या हो गया, गर्मी में आपको एसी की नीड होगी तो एसी जो है, एसी की डिमांड बढ़ जाएगी। सर्दियों में क्या हो, ऊनी कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है। साइकिल फ्लक्चुएशन में क्या होता है कि जो एक साल से ज़्यादा के जो भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, रिपीटेशन मोड में होने लगती हैं, लेकिन उसमें ड्यूरेशन एक साल से ज़्यादा का रहता है। इरेगुलर मूवमेंट में क्या होता है कि कभी भी कोई भी चीज़ आ जाती है, सुनामी आ गई और या फिर फ्लड आ गया, या फिर हो गया जैसे महामारी फैल गई, कोरोना की फैली थी तो इसमें वैक्सीन की डिमांड बढ़ गई, अचानक से हुआ। तो ये सब क्या है, रेगुलर मूवमेंट्स हैं। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वेरिएशंस कॉज्ड बाय फ्लड और अर्थक्वेक, सेम चीज़ आ गई। ये क्या होंगे, इरेगुलर मूवमेंट होंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि द डेटा रिगार्डिंग एनी वेरिएबल टेकन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम किसी डेटा को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, आप ये समझ लो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि कालानुक्रम, कालानुक्रम का मतलब क्या है, टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज डेटा में ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बनता है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि मेटल स्टेटस है, जेंडर है, तो वो क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स होंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है द वेरिएशंस विच आर कॉज्ड बाय फैक्टर ऑफ एन इरेटिक नेचर इज कॉल्ड, यानी अनियमित प्रकार के कारक। ये पढ़ा आपने, इरेगुलर मूवमेंट टिक कर दिया। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स इन ए टाइम सीरीज विद पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मोर देन 1 ईयर आर टर्म्ड एज। देखो यहाँ बात आ रही है मोर देन 1 ईयर, ऑसिलेटरी मूवमेंट है तो क्या होगा, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस होगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द जनरल टेंडेंसी ऑफ द डेटा टू इंक्रीज और डिक्रीज ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो बात आ गई यहाँ पर ड्यूरिंग ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, टिक कर दो, सेकुलर ट्रेंड। नेक्स्ट मैंने आपको कुछ शब्दावली बताई हुई हैं लेक्चर्स में, वहाँ उन शब्दावली को फॉलो करोगे तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो बिना किसी सोचे समझे, आंसर भी सही होगा। सपोज यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द प्राइसेस इंडेक्स फॉर प्रेजेंट ईयर विद रेस्पेक्ट टू द बेस ईयर 2005, विच फॉर्मूला विल यू प्रेफर। ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, प्रेजेंट ईयर को कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट ईयर के प्राइस इंडेक्स को कैलकुलेट करना है, और हमें बेस ईयर का पता है, तो बेस ईयर के रेस्पेक्ट में हमें ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो आपको इससे मतलब क्या है, आपको मतलब है प्राइस इंडेक्स प्रेजेंट ईयर से, और आपको दिया क्या है, जो है प्रीवियस ईयर का। इसके साथ क्वांटिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को भी प्रीवियस ईयर की मानेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रेस्पेक्ट किसके है, बेस ईयर 2005 के। इसने ये नहीं बोला है कि प्राइस जो है प्राइस इंडेक्स ऑफ 2005, नहीं, इसने ये बोला है कि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो रेस्पेक्ट टू बेस ईयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्वांटिटी को हम बेस ईयर का ही लेंगे इनटू 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है लास्ट पेयर इंडेक्स का। इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ फूड, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस ग्रुप इंडेक्सेस आर रेस्पेक्टिवली 200, 180, 250 एंड द वेट ऑफ फूड एंड क्लोथिंग आर 60 एंड 20% रेस्पेक्टिवली, देन वेट फॉर मिसलेनियस ग्रुप्स विल बी, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है आपको 206। सिंपल सी बात है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दे रखा है आपको, तो वो क्या होता है, सम ऑफ आई इंटू डब्ल्यू। यहाँ पर आई क्या है, इंडेक्स, और डब्ल्यू क्या है, वेट, अपॉन में सम ऑफ डब्ल्यू। अब देखो आई क्या दे रखा है आपको, 200 दे रखा है, 180 दे रखा है, और एक कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। और डब्ल्यू आपको कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, ये परसेंटेज में है, 60 दे रखा है, ये कितना दे रखा है, 20, और ये आप मान लो एक्स। तो आई डब्ल्यू निकाल सकते हो मल्टीप्लाई करके, देन सम ऑफ आई डब्ल्यू निकाल सकते हो, और सम ऑफ डब्ल्यू निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा 80 प्लस के एक्स, डिवाइड करके इक्वल टू आप क्या रख सकते हो, 206 रख सकते हो। एक्स की वैल्यू निकल के आई यहाँ से 20, तो क्या हो जाएगा 20%। ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इफ़ ऑल द के ग्रुप इंडिसेस आर इंक्रीज बाई ए कॉन्स्टेंट मल्टीप्लायर आर, देन द CLI विल बी इंक्रीज बाई द मल्टीप्लायर। देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली अगर आप छोटा सा दिमाग लगाओ ना, थोड़ा भी दिमाग लगाओगे कि भाई इसमें लॉजिक क्या है, तो आप बिना, अगर आपको कुछ नहीं भी पता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स के बारे में, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। यहाँ बोला है कि सभी के समूह हैं, सूचकांकों को, जो भी के समूह के सूचकांक हैं को एक अचर गुणज से हम R से बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, R से यानी कि गुणज है, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि जितने भी सूचकांक हैं उनमें R का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। अब इसने बोला कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स में किसका गुणा होगा, तो सिंपल R का गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये तो के समूह हैं, तो यहाँ पर के की वैल्यू तो आई ही नहीं। या फिर अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स की टर्म में समझना चाहो तो वो फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू डब्ल्यू अपन में सम ऑफ डब्ल्यू। अब देखो इसने किस में मल्टीप्लाई किया है, इंडेक्सेस में, इंडेक्स यानी सूचकांकों में मल्टीप्लाई किया है, तो सीधे से आई में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, आर बाहर आ जाएगा। अब ये चीज़ क्या है,
ये चीज़ आपका ओल्ड वाला जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है वो है, और उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, आर का हो रहा है, यानी किससे बढ़ रहा है, वो आर से इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इफ द डेटा व्हेन प्लॉटेड ऑन सेमी लॉगरिथमिक पेपर शो ए लीनियर पैटर्न द ट्रेंड इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म। इसमें एक वर्ड है सेमी लॉगरिथमिक पेपर, टिक कर दो, y इक्वल टू ए बी की पावर t। नेक्स्ट इसमें एक्सपोनेंशियल होता तो e आता। तो कुछ एक टर्म्स हैं, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग इज ए टेक्निक फॉर चरघातांकी मरसरणन, एक तकनीक है। जब मैंने आपको चैप्टर लेक्चर्स में कराया या फिर आपने पढ़ा होगा अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो इसको, तो इस क्वेश्चन में आपने एक वर्ड पढ़ा एक्सपोनेंशियल और ये पढ़ा तो आपको पता लग गया कि किसके लिए, फॉरकास्टिंग के लिए। तो कुछ एक शब्दावली मैं जो अगेन कह रहा हूँ आपसे कि कुछ एक शब्दावली ऐसी हैं जिनसे आप डायरेक्ट जो है रिप्रेजेंट कर सकते हो क्वेश्चन के आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ नॉर्मल इक्वेशन आर एसोसिएट टू द मेथड ऑफ मैथमेटिकल कर्व फिटिंग। ठीक है, इसमें बाकी जो ऑप्शन है वो हैं ट्रेंड के, ये भी ट्रेंड में आता है, ये भी ट्रेंड में आता है, सेमी एवरेज और मूविंग एवरेज, ये तीनों जो हैं ट्रेंड में आते हैं। इसके अलावा ट्रेंड में एक लीस्ट स्क्वायर भी आ जाता है, और जो कर्व मेथड है ये वाला जो फ्री हैंड कर्व फिटिंग मेथड है, इसको हम ग्राफिकल भी बोल सकते हैं या कर्व मेथड भी बोल सकते हैं, व्हाटएवर। ठीक है, ये आपको समझना है कि सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ नॉर्मल इक्वेशन, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मैथमेटिकल कर्व फिटिंग। अदरवाइज आप जो है ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, इन क्लासिकल और ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस द मोस्टली यूज टाइम सीरीज मॉडल इज। जो मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो कौन सा है, तो वो है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। इसमें क्या होता है, इसमें जो y है वो इक्वल टू होता है TSCI के मल्टीपल के। आपको पता है TSCI क्या है, T है ट्रेंड और S है सीजनल, C साइक्लिक और I है रेगुलर। तो यहाँ पर इन सभी के मल्टीपल में क्या होता है, जो मल्टीपल मॉडल होता है वही क्या होता है, सबसे बेस्ट मॉडल है। और वो क्योंकि इसमें क्या है, जो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट पड़ रहे हैं वो इसमें कंसीडर होते हैं, लेकिन यूजीएम मॉडल में या एडिटिव मॉडल में वो कंसीडर नहीं होते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। हमें कमी बतानी है, लास्ट पेयर प्राइस इंडेक्स में जो कमियां हैं वो देखनी है। एक तो है इट ऑलवेज यूजेस बेस पीरियड क्वांटिटी कोटेशंस बोथ इन बेस पीरियड एंड इन करंट पीरियड। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये ऑप्शन में तीनों दिए हुए हैं। इसका मतलब घटती हुई गंभीरता के संदर्भ में आप त्रुटियों का कौन सा क्रम पसंद करेंगे, विच अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉबैक डू यू प्रेफर विद रेस्पेक्ट ऑफ। ओके, देखो इसमें क्या है, इसने बोला है कि हमें ये बताना है कि सबसे ज़्यादा कमी कौन सी है, फिर उसके बाद सबसे कमी कौन सी है, फिर घटते हुए, और सबसे कम जो कमी है यानी कि वो चल जाएगी तो वो कौन सी है। तो इसका क्रम सेट करना और कुछ नहीं है। अब इसने पहला बोला है इट ऑलवेज यूजेस बेस पीरियड क्वांटिटी कोटेशन बोथ इन बेस पीरियड एंड इन करंट पीरियड। ये कह रहा है कि हम जो फॉर्मूला देखते हैं तो क्या होता है, लास्ट पेयर इंडेक्स का फॉर्मूला होता है P1Q0 अपॉन में सम ऑफ P0Q0। अब ये कह रहा है कि दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम बेस पीरियड की क्वांटिटी को ही कंसीडर करते हैं। तो बेस पीरियड की क्वांटिटी है जो कंसीडर हो रही है। अब इसमें दूसरी चीज़ है, अब इसमें ये भी देखना है, पहली बात तो कमी है भी या नहीं, तीनों कमी है, इसका मतलब इट हैज़ एन अपवर्ड वाइज अंडर नॉर्मल मार्केट इकोनॉमी। ये कैसा है, अपवर्ड वाइज है। देखो ये चीज़ हमें पता है कि ये कैसा है, अपवर्ड वाइज है। ठीक है, ये अपवर्ड वाइज है, ये हमें पता है। दूसरा हमें ये भी पता है कि फॉर्मूले में Q0 आता है, ये भी हमें पता है। तो ये एक बेसिक कमी नहीं है। अब इसमें थर्ड वाला देखते हैं, इट ऑलवेज यूज़ सेम सेट ऑफ आइटम्स बोथ इन बेस पीरियड एंड इन करंट पीरियड हाउएवर अपार्ट दे मे बी। ये कह रहा है कि अगर जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, वहाँ पर 2005 का बेस मानकर प्रेजेंट ईयर में कैलकुलेट किया, लेकिन प्रेजेंट ईयर कौन सा है, आप अभी करंट के हिसाब से देख रहे हो तो 2021 हो गया, और ये पेपर है 2013 का, यानी 5 से 13 में कंसीडर कर रहा है। अगर हम प्रेजेंट में करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इस फॉर्मूले में। तो ये एक सबसे बड़ी कमी हो जाएगी इस फॉर्मूले के लिए। तो थर्ड ऑप्शन जो थर्ड वाला है वो सबसे पहले आएगा, इसको काट दो। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट है कि अपवर्ड वाइज या फिर ये फॉर्मूले में Q0। तो देखो Q0 जो है उसके लिए Q1 के लिए दूसरा फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला कौन सा, पार्शियल इंडेक्स का। तो यहाँ पर जो अपवर्ड वाइज है उसको हम टिक कर सकते हैं कि वो सेकंड कमी हो सकती है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला है यानी कि ये जो क्वांटिटी बेस का है, इसको हम लास्ट कमी मान सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज C और D ऑप्शन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहने की संभावना है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़ कर दें, अदरवाइज इसमें थोड़ा सा लॉजिकली आंसर करना चाहोगे तो वो हो जाएगा। For constructing CLI cost of living index we have to select list of items from। देखो इस क्वेश्चन में भी लॉजिक लग जाएगा। यहाँ पर बोला है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब कि जीवन यापन से संबंधित, तो जीवन यापन से मतलब फैमिली बजट डेटा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
ए सिंपल इंडेक्स नंबर इज एक्चुअली वेटेड वेयर वेट फॉर ऑल द आइटम्स आर। कोई सरल सूचकांक वस्तुतः भारित होता है जब सभी मदों के भार क्या हो जाएं कांस्टेंट। लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सिंपल इंडेक्स नंबर जो है वो क्या होता है, वो वेट मतलब भार रहित होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इज़ एक्चुअली वेटेड वेयर वेट फॉर द ऑल आइटम्स, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर आंसर करोगे कांस्टेंट। वैसे तो भार रहित होता है लेकिन आप आंसर करोगे कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 17 है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज़ बेसिकली। देखो जो इंडेक्स है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए वो क्या है, तो वो बेसिकली क्या होता है। अब देखो जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि कृषि है या फिर उद्योग हैं, वो किस पर होते हैं, उनकी मेन चीज़ क्या होती है, जो मेन वो फोकस करते हैं प्राइस और क्वांटिटी में से अगर मैं देखूं तो क्वांटिटी पर फोकस करते हैं। उनके लिए रहता है कि मैक्स टू मैक्स क्वांटिटी बने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है पैसे आएँ। तो वहाँ पर उनको प्राइस से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर मतलब किससे, क्वांटिटी से होता है। किस में, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये किस पर बेस्ड होते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फिशर सूचकांक को आदर्श कहा जाता है क्योंकि, यानी फिशर इंडेक्स इज कॉल्ड आइडियल बिकॉज, और इसमें बोला है कि द रीजन विच इज़ द मोस्ट इलॉजिकल अमॉन्ग द फोर। ये इसने बोला है इन चार में से जो इसका सही उत्तर नहीं है, कि जो आइडियल नहीं मानता, जिसकी वजह से हम नहीं कह सकते, वो इसमें आंसर करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इट इज़ द ज्योमेट्रिक ऑफ टू इंपॉर्टेंट इंडिसेस लेस्पेयर एंड पाशे। बिल्कुल सही बात है कि लेस्पेयर और पाशे इंडेक्स का ये ज्योमेट्रिक मीन है, ये बात सही है, इसको इसलिए हम इसको आइडियल कह सकते हैं। इट सेटिस्फाई बोथ टाइम एंड रिवर्सिबल टाइम फैक्टर एंड जो फैक्टर रिवर्सिबल टेस्ट, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों ही सेटिस्फाई कर लेता है इसको, इस वजह से ही हम आइडियल कह सकते हैं। इट हैज़ नो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड वाइज, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वो तो अपवर्ड वाइज होता है और जो पाशे है वो डाउनवर्ड वाइज होता है। ये क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है इसका, तो इसमें ना तो अपवर्ड होता है ना ही डाउनवर्ड वाइज होता है। तो सिंपल सा ये तीनों सही है। लेकिन इसको इजी टू कंप्यूट एंड गिव्स वेरी एक्यूरेट रिजल्ट, ये कह रहा है कि इसको इजी होता है बहुत ही कैलकुलेट करना, तो ऐसा सही नहीं है, ये गलत है। इसकी वजह से हम इसको आइडियल नहीं कह सकते। ये कैसा है, ये भी कैलकुलेटिव मेथड है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 19, एनुअल एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन एंड नेशनल इनकम आर मेड बाय। ये कह रहा है कि आबादी और राष्ट्रीय आय का वार्षिक आकलन किया जाता है, ये किया जाता है सीएसओ द्वारा। NSSO इसमें हेल्प करता है किसकी, सीएसओ की, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात इसमें राष्ट्रीय आय की बात की, एक और चीज़ बता देता हूँ कि ये तो राष्ट्रीय आय हुआ है। अगर विदेशों से आने वाली आय की बात हो रही है तो उस कंडीशन में इसको आकलन कौन करेगा, तो वो करेगी RBI। ये आपको पता होना चाहिए कि विदेशों से आने वाली आय जो है उसको आकलित करती है RBI, और राष्ट्रीय आय की जो बात होगी वो करती है CSO, और वहाँ पर हेल्प कौन करता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये हेल्प करता है। तो इसलिए इसको हम प्राइमरी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है फाइंड सुटेबल डायग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा डेट ऑन नंबर ऑन ऑफ ब्रांचेज ऑफ ए नेशनल बैंक। यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ अच्छा खासा। अब ये पूछा है कि आपसे कौन सा इसमें डायग्राम सुटेबल होगा इसके लिए। देखो इसमें क्या है, रूरल है और अर्बन, यानी कि दो आपको प्रदेश दे रखे हैं, ईयर दे रखा है और डेटा दे रखा है, यानी तीन चीज़ें हैं। तो हॉरिजेंटल बार तो नहीं आएगा, अब मल्टीपल बार बच गया और रेशनल बार भी नहीं आएगा। अब मल्टीपल बार और कंपोनेंट बार बच गए। अब एक चीज़ देखो, मल्टीपल बार में क्या होगा, आप बहुत सारे बार क्रिएट करोगे। इसमें देखो अगर आप इसको ग्रामीण करते हो, इसको शहरी करते हो, यहाँ पर आप इंडेक्स इसमें मेंशन करते हो 125 100 जो भी है, और ईयर को यहाँ पर मेंशन करते हो, तो दो वेरिएबल एक साथ तो प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ये चीज़ क्या होगी, ये भी सही नहीं है। इसका मतलब मल्टीपल बार भी गलत हो जाएगा। अब कंपोनेंट बार को कैसे बनाओगे, देखो इसमें क्या है, जो एक्स एक्सिस है उसमें आप ईयर को मेंशन कर दोगे, और यहाँ पर क्या होंगे, इंडेक्सेस मेंशन हो जाएंगे, और इसमें यहाँ पर एक आपका बार ग्राफ बनेगा, उसके ऊपर एक और बार ग्राफ बनेगा। तो ये वाला जो होगा ग्रामीण को रिप्रेजेंट करेगा, जो ऊपर वाला होगा, और नीचे वाला शहरी को करेगा, या फिर उल्टा कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। और फिर उसमें क्या है, यहाँ पर आप 100 के प्लॉट कर सकते हो, 100 प्लॉट कर सकते हो, जिसमें पता लग जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 100, और ये यहाँ तक कितना है 25। इस तरह से होता है। तो कौन सा इसमें जो है डायग्राम बनेगा, कौन सा सूटेबल होगा, कंपोनेंट बार। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन